सिर से शुरू करके पैरों तक। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिर और माथे के आभूषण। यहाँ एक पैटर्न जो मुझे बार बार दिखा वो है फूल का, जैसे शीश फूल। इसका मतलब है सिर का फूल। ये सिर्फ एक नाम है या इसके डिजाइन में भी कुछ खासियत थी? ये बहुत अच्छा अवलोकन है। शीश फूल सचमुच में फूल की आकृति का ही होता था, जिसे सिर पर पहना जाता था। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। आप आगे देखेंगे कर्णफूल। इसी सिलसिले में एक नाम मुझे बहुत अजीब और मजेदार लगा, टिड्डी भलको। स्रोत कहता है कि इसका नाम टिड्डी कीड़े पर है। क्या ये सच है? मतलब कोई कीड़े के नाम पर गहना क्यों पहनेगा? हाँ हाँ, सुनने में वाकई अजीब लगता है। पर ये उस समय के कारीगरों की कल्पना और उनकी निरीक्षण शक्ति को दिखाता है। वो हर चीज में प्रेरणा ढूंढते थे, चाहे वो फूल हो या कोई कीड़ा। अच्छा। हाँ, टीडी भलकों का डिजाइन असल में एक दूसरे से जुड़ी छोटी छोटी इकाइयों का होता है, जो दूर से देखने पर वो टिड्डियों के झुंड की याद दिलाता है। ओहो, ये तो वाकई दिलचस्प है। ये प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसे कला में ढाल दिया गया। और माथे पर पहने जाने वाले बोरलो का भी जिक्र है। ये आज उतना आम नहीं है, लेकिन पुरानी तस्वीरों में अक्सर दिखता है। बोरलो या बोर का नाम बेर के फल से आया है। अच्छा, उसके आकार की वजह से। हाँ, क्योंकि उसका आकार वैसा ही गोल होता है। ये सिर्फ एक आभूषण नहीं था, ये एक महिला की वैवाहिक स्थिति का एक तरह से सामाजिक ऐलान था। और रखड़ी भी इसी का एक रूप है। हाँ, माथे के बीचों बीच पहना जाने वाला रखड़ी भी किसी का एक रूप है, और इसे सौभाग्य और परिवार की इज्जत से जोड़कर देखा जाता था। जी। तो ये सिर्फ श्रृंगार नहीं, एक सामाजिक पहचान थी। सिर और माथे से थोड़ा नीचे उतरें तो कानों की दुनिया खुलती है, और यहाँ के आभूषणों की गूंज तो बॉलीवुड तक पहुंची है। हाँ बिल्कुल, झुमका गिरा रे वाला झुमका यहीं से आता है। हाँ हाँ, सही। लेकिन झुमका अक्सर अकेला नहीं होता था। स्रोत में कर्णफूल का जिक्र है, जो सिर्फ फूल के आकार का नहीं होता था, ये पूरे कान के भारी हिस्से को ढक लेता था। अच्छा। और अक्सर इसके नीचे झुमका या झेला जैसी लटकन जुड़ी होती थी। तो ये एक सिंगल पीस नहीं, बल्कि एक पूरा असेंबल था, जो कान को एक कलाकृति में बदल देता था। और कुछ आभूषण तो कान के ऊपरी हिस्से में भी पहने जाते थे, जैसे अंगूठिया। क्या ये रोजमर्रा के आभूषण थे या किसी खास मौके के लिए? अंगूठिया या ओगणिया जैसे आभूषण जो पान के पत्ते की आकृति के होते थे, वो आमतौर पर रोज पहने जाते थे। अच्छा। लेकिन जो भारी झेला या जमेला होते थे, जो सिर तक जाते थे, वे खास उत्सवों और शादियों के लिए होते थे। इससे ये भी पता चलता है कि आभूषणों का एक पूरा कलेक्शन होता था। हर मौके के लिए कुछ न कुछ। हाँ, हर मौके के लिए अलग। चेहरे की बात हो रही है तो नाक के बिना अधूरी है। यहाँ नथ का जिक्र सबसे पहले आता है। सही कहा, नथ दुल्हन के श्रृंगार का एक अनिवार्य हिस्सा थी। लेकिन एक और आभूषण है जिसका सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। वो कौन सा? बेसरी। जब हम किशनगढ़ की विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी पेंटिंग देखते हैं, हाँ हाँ, तो उस नायिका के नाक में जो सुंदर सा आभूषण है, वो बेसरी ही है। अच्छा, वो बेसरी है। हाँ, उसने उस पेंटिंग को एक अलग पहचान दी, और ये कला और आभूषण के अटूट रिश्ते का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और स्रोत में एक और अनोखे आभूषण बुलाक का जिक्र है, जो नथनों की बीच में पहना जाता है। ये राजस्थान में कितना आम था? बुलाक राजस्थान से ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड में प्रचलित था, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में इसका असर देखने को मिलता था। अच्छा। ये दिखाता है कि संस्कृति और परंपराएं कैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सफर करती हैं। सही बात है। कुछ आभूषण जैसे फीणी तो और भी दिलचस्प हैं, जिन्हें सिर पर भी पहना जाता था, और कुछ समुदायों जैसे बिश्नोई समाज की महिलाएं नाक में भी पहनती थी। मतलब एक ही आभूषण के कई उपयोग। हाँ, एक ही आभूषण के कई रूप और उपयोग थे। चेहरे की बात हो रही है तो एक ऐसी जगह भी है जहां आभूषण पहने जाते थे जिसके बारे में आज सोचना भी मुश्किल है। दांत। हाँ, ये सुनने में थोड़ा हैरान कर सकता है। दांतों पर सोने की प्लेट जड़वाना, जिसे रखन कहते हैं। रखन? या दांत में सोने की कील लगवाना, जिसे चूप कहते हैं। ये सिर्फ अमीरी की निशानी नहीं, बल्कि हिम्मत और उस दौर के फैशन का भी प्रतीक रहे होंगे। और ये चूप तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। हाँ, अक्सर पूछा जाता है, जो दिखाता है कि ये कितना अनूठा और महत्वपूर्ण आभूषण माना जाता है। अब गले की तरफ आते हैं, जहां ऐसा लगता है कि आभूषणों की कोई सीमा ही नहीं है। स्रोत में कंठी, गलपटियों, हालरा, रामनवमी, मादलिया, बहुत सारे नाम हैं। इनमें कैसे फर्क किया जाए? यहाँ डिजाइन से ज्यादा मौके का फर्क था। कंठी
या गलपट्टियों जैसी चीजें जो गले से चिपकी रहती थीं, हाँ, वो रोजमर्रा में पहनी जा सकती थीं। लेकिन रामनवमी या हालरा जैसे भारी भरकम सेट, वो खास मौकों के लिए होते होंगे। हाँ, वो सिर्फ बड़े पारिवारिक उत्सवों या शादियों में ही संदूक से बाहर निकलते थे। ये किसी परिवार की सामाजिक और आर्थिक हैसियत बताने का एक जरिया थे। स्रोत में शेखावाटी क्षेत्र से जुड़ा एक मजेदार किस्सा है। वहां शादी में टेवटा और हमेल देना इतना जरूरी क्यों माना जाता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। टेवटा और हमेल बहुत भारी सोने के बने होते और ये सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि दुल्हन को दी जाने वाली एक तरह की आर्थिक सुरक्षा भी थी। अच्छा, एक तरह की सिक्योरिटी? हाँ, ये रिवाज इतना पक्का था कि कहते हैं अगर ये ना दिए जाएं तो दुल्हन नाराज हो सकती थी। हाँ हाँ, वाकई। हाँ, तो ये दिखाता है कि आभूषण सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि रीति रिवाज, प्रतिष्ठा और आर्थिक लेन-देन का भी प्रतीक थे। प्रकृति से प्रेरणा लेने की बात हमने शुरू में की थी। और गले के आभूषणों में तो ये और भी साफ दिखती है। मटर माला, चंपाकली, बिल्कुल, मटर के दानों के आकार की सोने की मटर माला। नाम से ही जाहिर है। हाँ, और चंपा के फूल की कलियों से प्रेरित चंपाकली या मोतियों से बनी मुक्तमाला। ये नाम ही बताते हैं कि कारीगर अपने आसपास की दुनिया से कितने प्रभावित थे। और हंसली का भी जिक्र है। हाँ, हंसलिया खंगाली, ये एक ठोस कड़े जैसा आभूषण होता है। ये आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है, जो दिखाता है कि कुछ परंपराएं वो शहरों के बदलते फैशन से दूर अपनी जड़ों में आज भी जीवित है। हाथों और कलाई की कारीगरी जब पूरे लिबास के साथ मिलती थी तो उसे एक साथ बांधने का काम करता था कमर का आभूषण। सही कह रही हूं मैं? एकदम सही। कमर के आभूषण जैसे कंदोरा या कणकती पूरे पहनावे को एक अंतिम रूप देते थे। कंदोरा तो सुना है। हाँ, कंदोरा एक झूलती हुई चेन जैसा होता था, जबकि कणकती एक बेल्ट की तरह होती थी। लेकिन यहाँ तागड़ी का जिक्र करना जरूरी है। अच्छा, इस एक आभूषण ने अपनी पहचान राजस्थान से लेकर हरियाणा तक बनाई है। हरियाणवी लोकगीतों में इसका इतना जिक्र है कि ये उस पूरे क्षेत्र की संस्कृति का प्रतीक बन गया है। क्षण क्षण बोले तेरी तागड़ी। हाँ, बिल्कुल वही। ये गाने दिखाते हैं कि कैसे एक आभूषण लोक कला और संगीत में अमर हो जाता है। ये तो अद्भुत है। अब इस सफर में बाजू और कलाई की बात करते हैं। बाजूबंद तो नाम से ही साफ है, लेकिन टड्डा क्या है? बाजूबंद तो एक तरह की सोने की बेल्ट होती थी जो बाजू पर बांधी जाती थी, लेकिन टड्डा या अनत इससे कहीं ज्यादा कलात्मक था। इसमें सोने के 2-3 लपेटे होते थे, जैसे जैसे कोई सांप लिपटा हो। अरे वाह! ये खासकर हनुमानगढ़ क्षेत्र में बहुत प्रचलित है और वहां की महिलाएं इसे अपनी विरासत का एक अहम हिस्सा मानती हैं। तो ये सिर्फ गहना नहीं, एक पहचान है। हाँ, बिल्कुल, एक पहचान है। और कलाई में चूड़ियों के अलावा भी कुछ खास था। स्रोत में मोकड़ी और गोखरू का जिक्र है। हाँ, चूड़ियां तो हर जगह पहनी जाती हैं, लेकिन लाख से बनी खास राजस्थानी चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। मोकड़ी। और गोखरू का नाम बहुत दिलचस्प है। ये गोखरू नाम की एक कांटेदार घास से प्रेरित है, क्योंकि इसका डिजाइन हूबहू उस घास जैसा होता है। फिर वही बात, प्रकृति से प्रेरणा। हाँ, फिर से प्रकृति और कला के बीच का गहरा संबंध। और फिर हथफूल है, जो कलाई से शुरू होकर हाथ की 5 उंगलियों को जोड़ता है। जैसे किसी ने हाथ पर एक सोने का फूल रख दिया हो। बिल्कुल। इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं पैर। पैरों के आभूषणों के बारे में क्या खास बात है? एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात है। गले और शरीर के ऊपरी हिस्सों के आभूषण ज्यादातर सोने के होते थे। हाँ, जबकि पैरों के आभूषण लगभग हमेशा चांदी के ही होते हैं। हाँ, ये तो है। इसके पीछे कोई वजह? इसके पीछे गहरा विश्वास था। माना जाता है कि चांदी, जिसकी तासीर ठंडी होती है, वो शरीर की गर्मी को पैरों के जरिए जमीन में जाने देती है और एक संतुलन बनाए रखती है, जबकि गर्म तासीर वाला सोना शरीर के ऊपरी हिस्से में ऊर्जा और आभा को बनाए रखता है। कमाल है। मतलब ये सिर्फ सौंदर्य नहीं, बल्कि उस समय के स्वास्थ्य विज्ञान का भी प्रतीक था। हाँ, एक तरह से। तो पाजेब और पायल के अलावा पैरों की उंगलियों में भी कुछ पहना जाता था? हाँ, पैरों की उंगलियों में बिछिया या बिछुड़ी पहनी जाती है, जो शादीशुदा होने का प्रतीक है। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण प्रतीक, इसके अलावा फूल के आकार की अंगूठी फोलरी भी पहनी जाती थी। वहीं हाथ की उंगलियों में दामना एक खास आभूषण था, जो एक साथ 2 उंगलियों को कवर करता था। अच्छा। और अंगूठे में पहनी जाने वाली अंगूठी को अरसी कहते थे, जिसमें एक छोटा सा आईना लगा होता था। आईना? वो क्यों? कहते हैं दुल्हने घूंघट में से उसी आईने में चुपके से अपने दूल्हे का चेहरा देख लेती थी। क्या बात है। हर आभूषण की अपनी एक छोटी सी कहानी है।
इस पूरी चर्चा में हमने महिलाओं के आभूषणों की बात की। क्या पुरुषों के लिए भी कोई पारंपरिक आभूषण थे? जरूर थे। ये सोचना गलत होगा कि आभूषण सिर्फ महिलाओं के लिए थे। पुरुष भी कानों में लौंग, चांदी की गोल बालियां जिन्हें मुर्खियां कहते हैं, या झाले पहनते थे। राजा महाराजा तो गले में हार और बाजूबंद भी पहनते थे। ये मर्दानगी का भी प्रतीक माना जाता था। और स्रोत तो ये थी राजस्थान के पारंपरिक आभूषणों की दुनिया, जहां हर डिजाइन कुछ कहता है, हर नाम के पीछे एक मतलब है और हर टुकड़ा एक कहानी सुनाता है। ये सिर्फ धातु नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। बिल्कुल। और ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि इनमें से कई आभूषण और उनके पीछे की कला वो अब रोजमर्रा की जिंदगी से गायब हो रही है। सही बात है। वे अब हमें लोकगीतों, पुरानी तस्वीरों और संग्रहालयों में ही ज्यादा मिलते हैं। समय के साथ पहनने का चलन